125 नंबर की थ्योरी, 125 नंबर की केस स्टडी, बल्कि 130 नंबर की थ्योरी पूछ रहा है यूपीएससी और 120 नंबर की केस स्टडी। थ्योरी वाले सेक्शन में 3 विषयों का मिश्रण है। फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की कुछ चीज़ें हैं। मेनली दर्शन शास्त्र का आप देखेंगे तो भारत और विश्व के नैतिक विचारक, दार्शनिक, उनके योगदान, मेनली वो फिलॉसफी का टॉपिक है। कुछ और छोटे मोटे 1-2 टॉपिक हैं। ईमानदारी और शासन व्यवस्था का दार्शनिक आधार, नियम विनियम, अंतरात्मा वगैरह नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में। तो कुछ और छोटे मोटे टॉपिक हैं जो फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं। कुछ टॉपिक साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, अभिरुचि। तो ये कुछ टॉपिक साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और बाकी बची हुई चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रही हैं। लोक सेवा की संकल्पना, लोक सेवा में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, जो पूरा ये नाम ही है सत्यनिष्ठा, लोक सेवा के मूल्य, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, कार्य संस्कृति, कॉरपोरेट गवर्नेंस, वो सब लोक प्रशासन के टॉपिक हैं। तो बेसिकली 3 विषयों का मिश्रण है ये जो एथिक्स है। आप देखेंगे साइकोलॉजी के टीचर ना के बराबर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि साइकोलॉजी एज ए ऑप्शनल कभी पॉपुलर नहीं रहा है यूपीएससी में। इंग्लिश मीडियम में तो फिर भी कुछ लोग रखते हैं साइकोलॉजी, लेकिन हिंदी मीडियम में जनरली कभी कोई नहीं रखता है मनोविज्ञान को वैकल्पिक विषय के रूप में। तो हिंदी मीडियम में तो कोई टीचर नहीं, जब स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर भी नहीं। इंग्लिश मीडियम में कुछ एक आध रहे। तो परिणाम क्या हुआ कि हिंदी मीडियम में या फिलॉसफी वाले पढ़ा रहे हैं एथिक्स को और या पवेड वाले पढ़ा रहे हैं एथिक्स को। वैसे तो भाई कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो अलग बात है, अदरवाइज फिलॉसफी वाले और पवेड वाले जो एथिक्स का पेपर ये पढ़ा रहे हैं। अब फिलॉसफी वालों के साथ दिक्कत क्या है कि बहुत छोटा सा सेक्शन है फिलॉसफी का। इसमें 2 साल के पेपर हम करके आए और ईमानदारी से बताएं कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लगे कि अरे ये तो फिलॉसफी के हैं। 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दें और वो भी जनरलाइज थे कि क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु, अब इसे हम फिलॉसफी का कह दें, लेकिन इसमें फिलॉसफी के टेक्निकल ज्ञान की क्या ज़रूरत है। एक सामान्य समझ पे बेस्ड स्टेटमेंट था। तो बहुत छोटा सा रोल है फिलॉसफी का। पढ़ा रहे फिलॉसफी वाले तो अप्रोच वही होती है उनकी, अगर 50 घंटा पढ़ाते हैं इसे तो 50 में 45 घंटा वो फिलॉसफी के थिंकर और वो चीज़ें पढ़ाते हैं। कितना सा उनके प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके सामने हैं। और जो मेन चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, वो वहाँ 0 हो जाती है। और उसी वजह से केस स्टडी भी 0, क्योंकि वो फिलॉसफी का केस स्टडी में फिर कोई रोल नहीं है। केस स्टडी अब तक हमने 12 सॉल्व की, आप देखिए वो टोटल हमें ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की। पीछे हम एक प्रश्न कर रहे थे, एसपी की भूमिका थी, शराबबंदी वाला जो एक हमने की थी केस स्टडी, और बड़ी प्रख्यात कोचिंग के कुछ हम देख रहे थे नोट्स, उनके सॉल्यूशन। तो देखिए आप कैसी माइनर चीज़ें लेकिन कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आप लोगों को याद आ रहा होगा अभी 2018 या 19 की ही केस स्टडी जो हम करके आए, शराबबंदी है ज़िले में, फिर भी अवैध शराब बन रही है, तस्करी हो रही है, आप एसपी हैं कैसे रोकेंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि एसपी साहब एसपी के रूप में वो सिंचाई की व्यवस्था करवाएंगे। अब ये एसपी की अथॉरिटी होती है कि वो सिंचाई की व्यवस्था करवाएगा जिले में। तो ये चीज़ें यहाँ बताती हैं कि आपको वास्तव में समझ है या नहीं है चीज़ों की। एसपी जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, उसे कोई पावर या अथॉरिटी नहीं है कि वो जिले में बेहतर कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करवाएगा।
उसे कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के इंतजाम करेगा। और बड़े प्रतिष्ठित संस्थान के मैं नोट्स देख रहा हूं, उनके सॉल्यूशन देख रहा हूं, तो उसमें तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इस तरह की गलती क्यों हो रही है। इस तरह की गलती होगी ही अगर पबैट का टीचर नहीं है या पबैट का स्टूडेंट नहीं है जो उनको सॉल्व कर रहा है प्रश्नों को, क्योंकि तब उसे नहीं पता कि एसपी की क्या पावर और क्या अथॉरिटी है, क्या उसके दायरे हैं। तो याद कीजिए, मैंने बताया था कि ये एसपी साहब तो केवल लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, हाँ बाकी ये दीर्घकालिक प्रयास हैं जो करने पड़ेंगे जिले में, लेकिन ये एसपी साहब खुद नहीं करेंगे, ये कलेक्टर साहब से मिलके और तब फिर होगा ये काम। कि सिंचाई की व्यवस्था हो, कि शिक्षा हो, कि उद्योग हो, कि बाकी काम ये कलेक्टर साहब करवाएंगे। ये एसपी साहब का नहीं है कोई पावर या अथॉरिटी या दायरा उनका। तो सच्चाई ये है कि वो अप्रोच हमें पवेड वाली ही चाहिए, इसमें प्रशासनिक दृष्टिकोण चाहिए हमें इसमें। तो जैसा मैंने कहा कि नीति साहब क्यों और क्या, वो कैसे, वहीं से निकलना है। तो अब देखिए वही है कि नीति शास्त्र कैसे, समझ गए हैं अब तक सारी बातें। तो अप्रोच दार्शनिक नहीं बल्कि प्रशासनिक चाहिए हमें। फिलॉसफी के बहुत गिने चुने टॉपिक हैं, बहुत छोटा सा रोल है फिलॉसफी का, और उसमें भी बहुत डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है फिलॉसफी के, क्योंकि यहाँ नीति शास्त्र में वो चीज़ें पूछी जानी है, ना कि दर्शन शास्त्र में। नीति शास्त्र के एंगल से चीज़ें पूछी जानी हैं। हम सुकरात पढ़ेंगे, प्लेटो पढ़ेंगे, अरस्तु पढ़ेंगे, तो हम वो फिलॉसफी वाले उस डेप्थ नॉलेज से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हमें उसकी। हम नीति शास्त्र की अप्रोच से पढ़ेंगे कि नीति शास्त्र में सुकरात, नीति शास्त्र में प्लेटो, नीति शास्त्र में अरस्तु, कौटिल्य या जो भी, तो हम तो इस अप्रोच, इस एंगल से पढ़ेंगे। महात्मा गांधी तो स्वतंत्रता संग्राम में आप किसी और अप्रोच से पढ़ें, हम यहाँ इस अप्रोच से पढ़ेंगे। हम तो भाई नीति शास्त्र, बुद्ध हो, महावीर हो, तो हमें तो ये अप्रोच चाहिए हर जगह। तो दृष्टिकोण दार्शनिक नहीं होगा, प्रशासनिक होगा। हर चीज में घूम फिर के हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली वो पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। जो भी हम पढ़ रहे हैं अल्टीमेटली उन चीजों को हमें इम्प्लीमेंट कहाँ करना है। तो हर चीज को हमें उसी चश्मे, उसी नजरिए से देखना है, शासन प्रशासन वाले चश्मे से, अदरवाइज वो पढ़ना बेकार हो जाएगा, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात, व्यापक दृष्टिकोण। तो अगेन मैंने बताया कि एक तो अपने आप में नीति शास्त्र कंपैरेटिवली स्कोरिंग है दूसरे विषयों से, और दूसरा कि ढंग से इसको पढ़ लें तो कई दूसरे विषयों में आपको बहुत मदद है। निबंध काफ़ी कुछ तैयार हो जाता है यहीं से आपका, प्लस और जो जो सेक्शन मैंने बताए कि कहाँ कहाँ आपको मदद मिलनी है। तो फिर दृष्टिकोण भी व्यापक होना चाहिए, बहुत नैरो माइंडेड, बहुत संकुचित दृष्टिकोण से हम नहीं पढ़ सकते इसे। और प्लस भाई बराबर बराबर वेटेज है, 125 नंबर की थ्योरी, 125 नंबर की केस स्टडी, तो हमें फिर उन दोनों को भी बराबर महत्व देना है। ऐसा नहीं कि हम थ्योरी ही पढ़ाते रह जाएं, आपको थ्योरी पढ़ाएं 1.5 महीना, केस स्टडी 5 दिन पढ़ा के ख़त्म कर दें। भाई ऐसा क्यों? थ्योरी भी 125 नंबर है, केस स्टडी भी 125 नंबर है, तो 2 महीना में 1 महीना थ्योरी पढ़ाएं, 1 महीना केस स्टडी पढ़ाएं। चलो 30 दिन की जगह 35 दिन थ्योरी हो जाए, 25 दिन केस स्टडी, तो इतना तो हो सकता है। लेकिन हम कहें कि 60 दिन में 50 दिन थ्योरी पढ़ाएंगे, 55 दिन और 5 दिन केस स्टडी, तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बराबर बल देना है थ्योरी पे भी, केस स्टडी पे भी। ज़्यादा से ज़्यादा आयाम, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल मुझे आपको सिखाने हैं केस स्टडी के लिए, ताकि आप
फिर अपना आंसर संतुलित लिख सकें, सारे एस्पेक्ट, सारे एंगल को ध्यान में रखते हुए, सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखें। तो ये जो कुछ अप्रोचेस होंगी जिनको ध्यान रखना है हमें नीति शास्त्र पढ़ते समय। अब इसके बाद कैसे का ही पार्ट है कि सोर्स क्या होंगे, अध्ययन सामग्री क्या होगी। तो अध्ययन सामग्री में एक तो जो किताब हम आपको अपनी दे रहे हैं नोट्स के रूप में, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि, अतुल लोहिया, मनीष चंद्रा। मनीष स्टूडेंट ही हैं पुराने कोचिंग के, 2010 के आसपास इन्होंने क्लास की थी हमारे पास यहीं पर बैठ की, दिए इन्होंने, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ मनीष का। वो एकेडमिक फील्ड में चले गए, पीएचडी कर रहे हैं फ़िलहाल बनारस से। तो उन्होंने मुझे असिस्ट किया और फिर ये हम लोगों ने किताब लिखी, नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा अभिरुचि। तो ये किताब आप जान रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी कल मिल जाएगी आपको पीडीएफ, और हार्ड कॉपी हम एक आध हफ्ते के अंदर फिर भेज देंगे आपको, जैसे ही थोड़ा सा डाक व्यवस्था नॉर्मल हो जाए। तो 100% सिलेबस इसमें है। बाकी इसके अलावा भी हम आपको ज़रूरत होगी तो कुछ और अलग से भी पीडीएफ बीच बीच में ग्रुप पे देते रहेंगे। तो किताब तो है ही पूरी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अलग से भी कुछ और चीज़ें जो हमें लगेंगी वो अलग से भी हम आपको पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप पे आपको देते रहेंगे बीच बीच में। तो वो पूरा कंप्लीट नोट्स एक तरह से कहें वो तो हम दे ही रहे हैं आपको। क्लास करेंगे हम सारे टॉपिक्स की। उसके अलावा देखें तो फिर जैसा मैंने बताया, सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की चौथी रिपोर्ट है, शासन में नैतिकता। ये रिपोर्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नेट पे मिल जाएगी आपको, प्रिंट आउट निकाल लीजिए चाहें तो। जहां आप हैं 264 पेज की रिपोर्ट है, 264 पेज हैं। ये रिपोर्ट ज़रूर सबको पढ़ना है, एक बार दो बार। यही आधार है एथिक्स इंटीग्रिटी वाले पेपर का। रिपोर्ट 2007 में आई थी मेरे ख्याल से। 2013 में जब यूपीएससी ने ये पेपर जोड़ा था यूपीएससी की परीक्षा में, प्रेरित यूपीएससी इसी रिपोर्ट से हुआ था। तो ये रिपोर्ट तो आपको हर हाल में पढ़नी है, एक बार, दो बार, चार बार, जितना है आप इस रिपोर्ट को पढ़ जाइए। उसके अलावा देखें आप तो एक ये IIPA का जनरल जुलाई दिसंबर 2010 में छपा था, सार्वजनिक जीवन एवं नैतिक मूल्य के नाम से हिंदी में था। ये पूरा इसी मुद्दे के ऊपर था, शासन व्यवस्था में नैतिकता। देखिए नाम ही है सार्वजनिक जीवन एवं नैतिक मूल्य। ये जनरल अब जो हमारे पास हार्ड कॉपी तो है इसकी, लेकिन अब इसका पीडीएफ तो भाई मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये तो IIPA से पब्लिश जनरल है, तो ये मैं नहीं भेज सकता हूँ आपको। हाँ, उसकी चीज़ें ज़रूर मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे क्लास में। उसके अलावा मैंने बताया कि भाई संविधान, शासन, नैतिकता सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो अन्य संदर्भ हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि सार तो वहीं छुपा है पूरे शासन व्यवस्था का, और उसी शासन व्यवस्था में हम नैतिकता की बात करेंगे। अमेरिका में जब वाटरगेट कांड हुआ था 1972-73 में, काफ़ी बड़ा मैटर था भ्रष्टाचार का, तब उसके बाद अमेरिका में ये एक एक्ट बना था, एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट 1978 में बना था ये, 1978 में। आप चाहें तो उसे ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, उसे पढ़ जाइए। और एक जो मैंने बताया कि ब्रिटेन में नोलन कमेटी बनी थी LPG के आने के बाद, उसकी रिपोर्ट नेट पे है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके पढ़ जाएं। तो ये कुछ बेसिक सोर्स जो यहाँ आपकी तैयारी के लिए हो सकते हैं,
और बाकी मैंने कहा कि ये किताबी ज्ञान की ज़रूरत कम है। हाँ, 125 नंबर की थ्योरी है तो हमें चाहिए है किताबी ज्ञान, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत व्यावहारिक जानकारियों की है, व्यावहारिक उदाहरणों की है। तो ये सोर्स हो गए। आगे बढ़ें तो अब सिलेबस है कि पूरा यूपीएससी का सिलेबस क्या है। जैसा कल मैं कह रहा था कि जब भी हम किसी विषय को पढ़ते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि हमें अपने उस सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज हो। केवल नॉलेज नहीं हो, बल्कि सबसे पहला काम तो यही होता है कि वो पूरा सिलेबस आपकी ज़बान पे हो, आपको रटा हुआ। कहा जाता है कि अगर सिलेबस ही सही ढंग से आपने समझ लिया, याद कर लिया, तो आधा काम तो इतना ही से हो गया आपका। तो पूरा सिलेबस यहाँ दोनों मीडियम में मैंने स्लाइड्स बना दी हैं। ये स्लाइड्स आप लोग चाहेंगे तो ये स्लाइड्स भी आप लोगों को मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में डलवा दिया करूँगा। तो क्योंकि अभी तो शायद रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है नहीं मेरे लैपटॉप में, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा था, ऑप्शन तो होता ही, लेकिन अब मोबाइल में उतनी क्षमता नहीं है व्हाट्सएप और उसके अलावा कि आप रिकॉर्ड कर पाएँ। तो ये स्लाइड्स भी आप लोग चाहेंगे तो रोज़ में इनकी पीडीएफ करवा के डलवा दिया करूँगा ग्रुप में। तो यहाँ पूरा सिलेबस दोनों मीडियम में मैंने लिख दिया है। सबसे पहली बात तो जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखी है, 4 लाइनें यहाँ महत्वपूर्ण हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण और समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। तो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, इससे जुड़े हुए विषय, उसके लिए उनकी अभिवृत्ति, जो समस्याएं आएंगी उनके समाधान को लेकर दृष्टिकोण, लोक सेवकों का आचार व्यवहार, इनसे जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो अब देखिए, आप सामने देख लीजिए यहाँ कि इसमें फिलॉसफी का कितना रोल होगा, या जो शब्द लिखे हैं सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समस्या समाधान, आचार व्यवहार, समस्या समाधान के लिए दृष्टिकोण, उसके लिए अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, यह पूरा सार लिखा है यूपीएससी ने इस पेपर को जोड़ने का। और या इस पेपर में जो वो जांच करेगा 250 नंबर में, वो लिखा है यहाँ। मतलब कि थ्योरी में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे पर्पज यही होगा। और हमने देखा भी 2 साल के प्रश्नों में कि फिलॉसफी के डेप्थ नॉलेज की कितनी जरूरत थी। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। फिर इंग्लिश में भी लिख दिया, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिच प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इशूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। Questions may utilize the case study approach to determine these aspects. The following broad areas will be covered. तो क्या एरिया होंगे? 7 चैप्टर हम कहें कि यूपीएससी ने बांटा है एथिक्स के सिलेबस को। 7 चैप्टर लिखा हुआ है सिलेबस यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में।
बस एक बार मैं अभी पढ़ रहा हूँ टॉपिक के नाम, आप लोग ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि ये बातें याद रहें आपको। सिलेबस चिपका लीजिए अपनी स्टडी टेबल के सामने, बार बार देखते रहिए कि क्या सिलेबस है आपका। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध पहली यूनिट है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, उसमें महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। अभिवृत्ति दूसरा, एटीट्यूड, उसका क्या सिलेबस, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव, संबंध, नैतिक, राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव, धारणा। तीसरा, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य। कौन से मूल्य, तो सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। चौथा है भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, अवधारणाएं तथा प्रशासन, शासन व्यवस्था में उसके उपयोग प्रयोग। अगला है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के योगदान। छठा है लोक प्रशासनों में लोक तथा सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, उसके अंदर की चीज़ें हैं स्थिति, समस्याएं, सरकारी निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत में विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीति परक नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था वगैरह। और लास्ट सातवीं यूनिट है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। उसमें लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, लोक निधि का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। तो ये 7 यूनिट में डिवाइड किया है सिलेबस यूपीएससी ने। और लास्ट में फिर लिखा है उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन या केस स्टडी ऑन अबव इश्यूज। तो ये पूरा सिलेबस है, 7 यूनिट में डिवाइड किया गया है। यही हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे एक एक करके, क्रम आगे पीछे करेंगे हम इसका, मतलब इसी क्रम में पढ़ा जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, तो हम अपने क्रम में पढ़ाएंगे आपको। तो ये क्रम आगे पीछे होगा, लेकिन पढ़ेंगे ये पूरी 7 यूनिट और केस स्टडी, क्रम हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हमें पढ़ना है अब से लेके। सबसे पहले जो मैं बता दूं कि अब हम जो करेंगे चीज़ें, तो उसमें मंडे को सबसे पहले हम आपसे 21 प्रश्न डिस्कस करेंगे। मंडे को हो जाएंगे तो मंडे ट्यूसडे जो भी 21 प्रश्न जो 11, 12, 13 में सीसेट में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। पहले आप ही लोग जवाब बताएंगे उन प्रश्नों के, और फिर मैं जवाब बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा सा संक्षेप में बस 1-1, 2-2 मिनट डिस्कस करूंगा, ताकि आपको यहाँ से एक अप्रोच, एक आइडिया रहेगा
केस स्टडी वाले प्रश्नों का भी, क्योंकि मैंने कहा था मैं कोशिश करूंगा कि थ्योरी केस स्टडी को साथ साथ लेके चलूं ताकि समझ भी ज़्यादा बेहतर हो, बोरियत भी नहीं हो, सिंगल साइडेड अप्रोच भी नहीं हो जाए। केवल थ्योरी पढ़ेंगे हो सकता बोर होने लगे, केवल केस स्टडी पढ़ेंगे तो बिना थ्योरी के केस स्टडी भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम मिक्स एंड मैच करके चलेंगे। लेकिन वो 21 प्रश्न सबसे पहले हम करवाते हैं हमेशा प्रीलिम्स वाले, सीसेट वाले, ताकि उनसे भी आपको एक अप्रोच, एक जो हमें विश्लेषण क्षमता चाहिए, एनालिटिकल पावर चाहिए है, वो धीरे धीरे आप यहाँ से डेवलप करें और सीखें उन चीज़ों को। क्या पूछ रहे हैं जितेंद्र? कुछ नहीं सर, वो बस सुन रहे थे आपका। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो जो 21 प्रश्न, इसी तरह से स्लाइड हम उसकी बना के आपको, वो यहाँ रहेंगी स्लाइड्स। तो प्रश्न होगा, आंसर होंगे उनके, ऑब्जेक्टिव होंगे वो, सो 4 ऑप्शन होंगे। पहले आप लोग हमें बताएंगे और फिर हम सही आंसर बता के आपसे चर्चा करते चलेंगे। तब उसके बाद, हाँ, तब उसके बाद फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं 2 दिन 3 दिन हम उनकी चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, जैसे राज्य क्या है, सरकार क्या है, शासन क्या है, प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, मतलब जहां हमें ये एथिक्स इंटीग्रिटी को लागू करना है। सो वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना लगेगा, हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट की संक्षेप में चर्चा करेंगे। राज्य क्या, बेसिक समझ हम आपको देंगे, शासन क्या, संविधान क्या, सरकार क्या। तो थोड़ा थोड़ा सा 10-10, 15-15 मिनट हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा देंगे। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, नैतिकता, सत्यनिष्ठा हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमें कहाँ लागू करना है। तो जब तक वो चीज़ें ही हमें पता नहीं होंगी तब तक ये पढ़ने का मतलब ही नहीं है कोई। इनफैक्ट यूपीएससी प्रश्न भी पूछ रहा है उन बेसिक कॉन्सेप्ट से। 2017 का हम पेपर करेंगे, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा, शासन, नैतिक शासन और सुशासन में क्या अंतर होता है, बताइए। जस्ट अभी आपने सिलेबस पढ़ा, कहीं भी ये तीनों चीज़ें लिखी दिखी आपको? शासन तो चलो लिखा दिखा भी, नैतिक शासन और सुशासन कहीं लिखा दिख रहा है इन 7 यूनिट में सिलेबस में? आपको कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन 2017 का पेपर करेंगे तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि शासन, नैतिक शासन और सुशासन में क्या अंतर होता है। मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ाता सुशासन। क्यों? क्योंकि मैं पवेट का टीचर हूँ। पवेट में हम लोग पढ़ते हैं गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, सुशासन की संकल्पना। तो जो इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-4 दिन हम उनको पढ़ेंगे कि गुड गवर्नेंस क्या है, शासन क्या है, सुशासन क्या है, ई शासन क्या है, स्मार्ट शासन क्या है, जहां हमें फिर ये एथिक्स इंटीग्रिटी लागू करनी। और फिर तब हम आ जाएंगे टॉपिक पे। तो ये भी सब हमारे सिलेबस के ही पार्ट होंगे जो हम पढ़ेंगे। हम कुछ भी आपको अनावश्यक नहीं पढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन ये चीज़ें आपको सिलेबस में लिखी नहीं दिखेंगी। प्रश्न मिल जाएंगे आपको इनसे डायरेक्टली, और या ये चीज़ें जानना जरूरी होती हैं जो प्रश्न पूछे हैं यूपीएससी ने उनके लिए, जो हम पढ़ेंगे पूरे 7 यूनिट का सिलेबस उनके लिए। तो अगला जो हफ्ता होगा हमारा वो इसके लिए होगा कि 1 दिन 2 दिन वो 21 प्रश्न डिस्कस होंगे, पहले सीसेट वाले, फिर उसके बाद ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, 4 दिन लगें, जो भी। और तब फिर हम एक एक करके जो ये सिलेबस वाले टॉपिक हैं इन पे आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 4-5 मिनट का समय बच रहा है अभी। तो किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई भी अब डाउट हो सिलेबस को लेके, स्ट्रेटजी को लेके, किसी और बात को, तो पूछें। अदरवाइज फिर आज की क्लास हम रोकेंगे और मंडे को मिलेंगे। सो मैंने बता दिया पूरा अगले हफ्ते का प्रोग्राम आपको कि अगले हफ्ते में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अभी आपके मन में, किसी के मन में भी अगर कुछ भी है तो पूछिए। गुरप्रीत, संतोष, पूजा, अंजलि, प्रतीक, अगर कोई भी मन में किसी भी तरह का डाउट हो, कोई क्वेरी हो। पूजा, अंजलि, आप लोग वो 21 प्रश्न कर चुके हैं सॉल्व, जब फरवरी में ऑफलाइन हम लोगों ने किया था। सो कोई नहीं, आप लोग
रहिएगा चुपचाप उन 2 दिनों में, क्योंकि वो हम कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी हमें करना है, और तब फिर उसके बाद हम आ जाएंगे कॉन्सेप्ट्स पे। यस सर। कुछ नहीं, मन में कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं है तो फिर रोकें, आज की क्लास बंद करें यहाँ। ठीक सर। चलिए ठीक है। संतोष, कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है? अच्छा ठीक है। गुरप्रीत, आपको कुछ पूछना बताना है? नहीं, ठीक है, ओके सब। चलिए, प्रतीक सब क्लियर है, सब ओके है? हाँ ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, तो फिर आज हम रोक रहे हैं, मंडे को मिलेंगे हम लोग, यही 1:15 सीसेट वाले प्रश्न हम आपके सामने लेके आएंगे। 21 प्रश्न एक एक करके बात करेंगे, और फिर जैसा मैंने बताया तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो फिर सारे लोग जाइए, अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, और मंडे को हम लोग मिलेंगे फिर। चल।